नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। जैविक पिता बनाम सामाजिक पिता, कौन से पिता की आवश्यकता जीवन में होती है? आइए इसी पर थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो देवादिदेव महादेव और पार्वती जी के बीच में गणेश जी के जन्म की कहानी इस बात को स्थापित कर देती है कि जैविक पिता होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सामाजिक पिता। यही नहीं, जब आप केसरी नंदन पवन पुत्र की बात करते हैं तो स्वयं इन दो नामों से आपको स्पष्ट हो जाता है कि वह केसरी के भी पुत्र हैं, वह पवन के भी पुत्र हैं। और यहाँ आकर फिर यह स्पष्टता हो जाती है कि जैविक पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक पिता होता है, जिससे व्यक्ति को पहचान मिलती है, उसका लालन पालन होता है। कहा भी गया है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, कृषि उपजय अपने कर्मा। कहने का तात्पर्य यह है कि पिता के धर्म से ही पुत्र बढ़ता है। और धर्म का मतलब, जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया है, वह व्यक्ति का गुण होता है, उसका व्यवहार होता है, जिसके आधार पर बच्चा आगे बढ़ता है, पनपता है। वैसे तो लैमार्क ने इस बात का खंडन किया है कि लोहार का पुत्र लोहार हो यह ज़रूरी नहीं है, या फिर संगीतज्ञ का बच्चा संगीतज्ञ हो यह ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है जो अर्जित की जाएगी, जो कृत्रिम रूप से अर्जित क्षमताएं हैं, उनसे पुत्र का तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पिता के साथ रहते रहते अनुकरण की पद्धति में पुत्र उस दिशा को ज़रूर चुन सकता है, उन व्यवहारों को चुन सकता है जो उसे सामाजिक पिता से प्राप्त होती है। सामाजिक पिता के बारे में, अनिवार्यता के बारे में जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, क्योंकि आज के दौर में जब आप और हम इस वीडियो के साथ हैं तो यह बात नितांत ही स्थापित हो चुकी है कि शायद जैविक पिता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना सामाजिक पिता की आवश्यकता है। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर पितृत्व निर्धारण का सबसे सांस्कृतिक माध्यम विवाह हुआ करता है, क्योंकि उसमें यह मानकर, इस भावना के आधार पर जीवन चलता है कि जो पुत्र किसी के भी गर्भ से पैदा हो रहा है वह उसी के साथ उसके काउंटर पार्ट, उसका पति कहे जाने वाले व्यक्ति का है, और इसी विश्वास पर पूरी दुनिया चलती है। लेकिन विज्ञान के बढ़ते प्रयोग ने इस बात को कई बार संशय में डाला है कि जैविक पिता कौन है। लेकिन इस बात का महत्व ज़्यादा है कि जैविक पिता कौन है, या इस बात का महत्व ज़्यादा है कि सामाजिक पिता कौन है? जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं तो जैसे जैसे आपने, जब आज आप सोशल मीडिया की दुनिया में हैं तो गूगल बेबी कंसेप्ट अवधारणा आप जानते हैं, जो सारोगेसी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना, जिसने विश्व के 3-4 महाद्वीपों को अपने गिरफ्त में ले लिया, जिसे इजराइल के एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत में तो यह इतना ज़्यादा विस्तार लेकर फैला कि गुजरात से शुरू हुआ, या मकड़जाल बहुत फैलता चला गया। लेकिन यहाँ पर हम सारोगेसी की बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि सारोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे में जैविक पिता से ज़्यादा सामाजिक पिता का महत्व है, जो उस पैदा होने वाले बच्चे को अपना रहा है। आपको यह भी पता होगा कि IVF जैसी पद्धति में भी केवल 3 बार जन्म द्रव्यों का प्रयोग किया जा सकता है, वो भी ओवा की बात मैं स्पेशल कर रहा हूँ। अदरवाइज़ फिर आपको आयातित शुक्राणु और अंडे का प्रयोग करना पड़ता है। और यहाँ आकर भी यह स्थापित हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में अब यह महत्व नहीं रह गया है कि जैविक पिता कौन है, महत्व यह है कि सामाजिक पिता कौन है। और उसका सबसे घिनौना स्वरूप, घिनौना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से विश्व में नाइजीरिया जैसे देश में अपराध की एक नगरी आप उसे कह सकते हैं, नाइजीरिया, और ख़ासतौर से लागोस, जहाँ पर बेबी फार्मिंग की अवधारणा अभी भी चल रही है। 2011 में जब यह प्रकरण सामने आया तो यह देखा गया कि बहुत नाबालिग लड़कियाँ से लेकर दूसरे देशों से अपहरण करके लाई गई लड़कियों से ज़बरदस्ती बच्चे पैदा कराए जाते हैं, उन्हें एक जगह कैद रखा जाता है, उनके साथ ज़बरदस्ती संतानोत्पत्ति कराई जाती है। और यह संतानोत्पत्ति सिर्फ इसलिए कराई जाती है क्या कि जो बच्चे पैदा हों वह उन लोगों को बेचे जा सकें जो निसंतान दंपत्ति हैं।
यहाँ पर इन दोनों बातों को अगर आप हटा दें कि बेबी फार्मिंग और निसंतान बेचे जाने का, तो मुद्दा यह है कि नाइजीरिया में उन महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों में भी जैविक पिता का महत्व नहीं है। जो उस बच्चे को ग्रहण करने जा रहा है, जो उसे अपनाने जा रहा है, उस बच्चे का महत्व ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में जैविक पिता से ज़्यादा सामाजिक पिता आवश्यक है। लेकिन सामाजिकता में एक दौर ऐसा भी गुजरा है जिसको आपने पढ़ा है कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था काशी सर में त्याग दिया, तंतु आए नीलयामा ने पालन कबीरा दास किया। जब एक विधवा के गर्भ में एक बच्चा ठहरा हुआ है तो वह घबरा जाती है, क्योंकि एक विधवा हो सकता है कि उसका पति तब मरा हो, उसके पति का मृत्यु तब हुई हो जब वह गर्भ धारण कर चुकी हो, लेकिन समाज में इसकी मान्यता न होते हुए कि एक विधवा के गर्भ से कैसे बच्चा पैदा हो सकता है, कबीर दास की माँ उनका त्याग कर देती हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा था जहाँ जैविक पिता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम भारत में जनजातीय भारत की बात करें, ख़ासतौर से जब हम मध्य प्रदेश के देवास में रहने वाली बाछेड़ जनजाति की बात करते हैं, जहाँ पर पहली लड़की वैश्यावृत्ति के लिए ही रखी जाती है, जिसे खिलवाड़ी कहते हैं, और ऐसे में जब वह अपने इस व्यवसाय में रत रहते हुए किसी ग्राहक के द्वारा गर्भवती हो जाती है, तो यह समस्या उठती है कि यह बच्चा किसका कहलाएगा। और ऐसे समय में एक प्रतीकात्मक व्यक्ति से उसकी शादी करा दी जाती है जनजाति के, और आने वाले समय में वह बच्चा उसका कहलाता है। यहाँ पर भी इस बात की स्थापना है कि यह निर्धारित होना चाहिए कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो पैदा किससे हो रहा है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जैविकता के साथ साथ ही सामाजिकता जुड़ी हुई है, लेकिन यह भी एक जनजातीय भारत का स्वरूप है। और इस स्वरूप में अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ों पर रहने वाली टोडा, कोडा, बडागा, इरुला, कुरुम्बा में जो टोडा जनजाति है, उसमें एक अच्छा कार्यक्रम होता है जिसे पुरुसुत पिमी कहते हैं। और यह जब महिला के गर्भ में बच्चा होता है तब होता है। वो जंगल जाती है और वहाँ पर जो पुरुष एक धनुष बाण बनाता है, और जिस पुरुष का धनुष बाण वह स्वीकार कर लेती है या वो पुरुष देता है, वह उस बच्चे का पिता कहलाता है। यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि इस बात की आवश्यकता नहीं है कि बच्चा की वास्तविकता में जैविकता को देखा जाए। यह देखा जाता है कि सामाजिक रूप से किसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसका बच्चा का पिता कौन है। और यही बात अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी कानून बने हैं उन कानूनों में इसी बात का निर्धारण होता है कि सामाजिक रूप से किसी बच्चे के पैदा होने में उस जैविक पिता की खोज की जाए जिसके कारण वो बच्चा पैदा हो रहा है। इसीलिए आप चाहे भारत हो चाहे विश्व के कोई देश हो, उसमें देखिए कि जब महिला इस बात का आरोप लगाती है कि पैदा होने वाला बच्चा अमुक व्यक्ति का है, तो फिर डीएनए के निर्धारण से भी यह बात स्थापित की जाती है, और जो यह बताता है कि जैविक पिता एक पूरा आधा भाग है सामाजिक पिता का, और इस आधार पर ही संस्कृति आगे बढ़ती है। आपको भारत जैसे देश में एक कवित्री मधुमिता का कांड याद होगा, जिसमें भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जैविक पिता कौन है, क्योंकि कवित्री के द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाना था कि उसका सामाजिक पिता कौन होगा और कौन है, और अंत में आपने देखा कि उस प्रकरण में भी जैविक आधारों पर ही यह सुनिश्चित हुआ कि इसका सामाजिक पिता कौन है। और इन सारे उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि समाज दो स्थितियों में चलता है। एक तो ऐसा समाज का पूरा स्वरूप है जिसमें लोग इस बात को महत्व नहीं दे रहे हैं कि इसका जैविक पिता कौन है। वह पिता बनने के लिए सामाजिक पिता के रूप में किसी के भी द्वारा पैदा किए बच्चे को स्वीकार कर रहे हैं। और एक तरफ वह है जहाँ पर लोग इसलिए संतानों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि ये बच्चा उनका है या नहीं है। जो कहता है
कि दोनों तरह के पिता की बहुत आवश्यकता है। एक तरफ वो उस तरह के परंपरागत समाज हैं जहाँ पर समाज में इस बात को आवश्यक और अनिवार्य रूप से स्थापित किया गया है कि जैविक पिता ही सामाजिक पिता कहलाएगा। वहीं आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में इस बात को स्थापित किया गया है कि जैविक पिता होना कोई ज़रूरी नहीं है। मुद्दा ये है कि कौन उसका सामाजिक पिता है। और दत्तक संतान ग्रहण अधिनियम जो बना है वह इस बात को स्थापित करता है कि जैविक पिता अनिवार्य नहीं है, सामाजिक पिता अनिवार्य है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि यह बच्चा मेरा है तो वह जैविक पिता मान लिया जाता है। लेकिन अगर वह नहीं मानता है तो वहाँ पर आकर यह द्वैधता आपको दिखाई देगी। तो पिता भी एक द्वैधवाद में आपको अक्सर दिखाई देगा, जहाँ पर आकर आपको यह स्थापित करना पड़ता है कि पिता किसको कहा जाए, सामाजिक पिता को या जैविक पिता को। जैविक पिता से बहुत सी परेशानियों को निजात मिल जाती है। बच्चा शुरू से ही उस व्यक्ति का दायित्व बोध में जीता है। सामाजिक पिता में इस बात का स्वीकारोक्ति उस व्यक्ति द्वारा ही करनी पड़ती है जो यह मान ले कि वह किसी बच्चे का पिता है। और यह वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया है क्योंकि पूरी दुनिया जब पितृ दिवस मना रही है तो उसमें जानना आवश्यक है कि जो पिता है वह किसे कहा जा रहा है। और पिता के लिए जितने कानून हैं, जितने नियम हैं, जितने परिनियम हैं, जितने सामाजिकता में जितने कर्तव्य बताए गए हैं, उसके कारण बच्चे का पालन पोषण, उसके आगे बढ़ने में पिता का योगदान होता है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा सीआरपीसी में गुजारा भत्ता के लिए लोग केस करते हैं, वह भी यह स्थापित करता है कि माँ बच्चे को जन्म देने के लिए आज भी मुख्य रूप से उत्तरदायी तो है, लेकिन उसके पालन पोषण और उसके जीवन को चलाने के लिए पिता को ही आवश्यक माना गया है। और इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कोर्ट जो है बच्चों के लिए एक भरण पोषण का अमाउंट तय करती है, जो यह बताता है कि पिता के दायित्व में यह होता है कि वह बच्चे का पालन पोषण करे, उसे उस समाज में वहाँ तक ले जाए जहाँ पर वह एक पूरा नागरिक बन सके। पूरा से तात्पर्य है कि उसका बाल्यकाल क्षतिग्रस्त ना हो, वह बचपन में ही भटक न जाए, वह बचपन में ही पढ़ाई ना छोड़ दे। लेकिन इन सब के बीच में आप जानते हैं तलाक, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, इन सब से पति पत्नी के बीच आने वाले तनाव में कहीं ना कहीं एक बच्चा अपने पिता के साथ एक अनिश्चितता के साथ जीता है। एक समय विशेष पर वह उनसे मिल पाता है, एक समय विशेष पर ही वह करता है, और ऐसे बच्चे एकंगे हो जाते हैं। वह यह जान नहीं पाते कि पूर्णता में माता पिता का मतलब क्या होता है। और ऐसी स्थिति में पिता की भूमिका को हमें फिर से परिभाषित करना चाहिए। और अगर हमने परिभाषित नहीं किया तो फिर पितृ दिवस को केवल सोशल मीडिया पे दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पिता के दर्द को समझ रहे हैं, पिता के द्वारा किए गए कर्म को समझ रहे हैं, पिता की मेहनत को समझ रहे हैं, तो इसीलिए हमारे धर्म में पितृ ऋण को भी एक ऋण बताया गया है। देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। इसलिए पितृ ऋण को चुकाना उसे ऋण कहा गया है। और ऋण यही है कि चूँकि पिता ने आपको तैयार करने में, आपको सामाजिक बनाने में, आपको एक पूर्ण नागरिक बनाने में अपने जीवन को न्यौछावर किया है, तो आपको भी उसको जीवन में प्रत्युत्तर के रूप में वह सुख, वह सेवा देनी चाहिए जो पिता के लिए आवश्यक है जब वह वृद्ध है। लेकिन अगर पिता को अकेलेपन में जीना पड़ रहा है, वृद्धाश्रम की तरफ जाना पड़ रहा है, पैसों का अभाव पड़ रहा है, जैसा कि वृद्ध माता पिता एवं वृद्ध नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 बनाना पड़ा, जो बताता है कि आज कहीं ना कहीं चाहे माता हो चाहे पिता हो, उनके जीवन में उपेक्षा आई है। बच्चे उन्हें पूर्ण रूप से पिता नहीं समझ पा रहे हैं, पूर्ण रूप से उनके लिए समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, उनको अपने साथ घर में रखना नहीं चाहते हैं। और यह बात बताती है कि केवल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाना कभी भी किसी दिवस का अर्थ नहीं हो सकता, जब तक कि हम उसका अर्थ और उसका भावार्थ समझकर उसके तदर्थ को सत्य में स्थापित ना कर दें।
अगर आपको लगता है कि यह वीडियो इस बात को समझाने में उपयोगी है कि वास्तव में आज पिता के रूप में हम किसे पिता मान रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरे बहुत से बच्चे, मेरी बहुत सी बेटियां मुझे पिता कहती हैं, मैं उनका सामाजिक पिता हूँ, लेकिन उस पिता की भूमिका में मेरे कर्तव्य क्या हैं और उनके कर्तव्य मेरे लिए क्या हैं, अगर वो दोनों पूर्णता में नहीं हैं तो यह सिर्फ एक औपचारिकता है। और इस औपचारिकता का विश्लेषण करना ही पितृ दिवस में आवश्यक है। आप भी इसका विश्लेषण करिए और इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि लोग यह समझ सकें कि मेरे जीवन में पिता का वास्तविक महत्व क्या है। लोग यह समझ सकें कि पिता के लिए ही सारे दायित्व बने हैं कि उसे बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, या बच्चों को भी अपने पिता के लिए कुछ करना चाहिए। नचकेता बनकर जब तक दुनिया में अब लोग नहीं रहेंगे कि पिता का आज्ञा मानकर नचकेता ने घर छोड़ दिया और चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने यमराज से शास्त्रार्थ किया। आपको ध्रुव बनना पड़ेगा जो पिता के अपमान में भी अपने उन्नयन को देखता है। आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा जो पिता के हर शोषण को स्वीकार करते हुए अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आज पिता के साथ उत्पन्न होने वाले प्रतिवाद में यह स्थापित है कि अब हमने पिता को एक जैविक प्राणी ज़्यादा माना है, उसके अंदर देव तत्व देखना बंद कर दिया है। हमने मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना तो खूब बढ़ा दिया है, लेकिन हम यह नहीं मान पाए हैं कि यह दुनिया के सारे अवयव, सारे तथ्य हम तभी जान पाए हैं जब एक पिता के द्वारा दिए गए बीज का परिणाम हम हैं, और इसलिए वह मेरा प्रथम भगवान है। और अगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम एक औपचारिक और एक आभासी जीवन जी रहे हैं, और जब तक हम आभासी जीवन जीते रहेंगे तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि मानव के जीवन में पिता का महत्व क्या है। मुझे इस समय वो नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी जिसमें पिता अपने पुत्र से जहाज़ पर छोड़ते कहता है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम जहाज़ मत छोड़ना, और अंत में वह जहाज़ जल जाता है और वह बच्चा उसी में मर जाता है। जब तक आप पिता की आज्ञा को उसी रूप में मानना नहीं शुरू करेंगे जैसे आप भगवान की बात को मानते हैं, तब तक पिता की स्थापना नहीं हो सकती है। तब तक शंकर ये महसूस नहीं कर सकते कि मेरे सामने गणेश खड़े हैं, और गणेश को यह नहीं लग सकता कि सिर्फ शंकर के चक्कर लगा लेने पर ही हमने आकाश को प्राप्त कर लिया है। हमें इस दर्शन में, इस प्रतीक शास्त्र में उन अर्थों को समझना होगा जिसे पिता की स्थापना हो। आप सभी को पितृ दिवस की शुभकामना, लेकिन यह शुभकामना तभी है जब आप वास्तव में स्वयं अपना आकलन करें। देखें 24 घंटे में आप अपने पिता की कितनी बातों का जवाब देते हैं, कितनी बातें उनकी मानते हैं, और आपको अपने पूरी दौड़ती भागती ज़िंदगी में कितनी बार यह एहसास होता है कि पिता भी हाड़ मांस के बने हुए एक मनुष्य हैं और उनकी भी आवश्यकता है, और उसकी पूर्ति में आप कितने सहायक हुए हैं। आपने कितनी बार अपने पिता का पैर दबाया है। ये सारी बातें इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि आवश्यकता के आधार पर पिता का निर्धारण करिए, केवल औपचारिकता के आधार पर नहीं। अगर यह वीडियो समझ में आता है तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन एक सामाजिक सहकारिता में, मानवता के प्रयास में सफल हो, और मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ रहूं। नमस्कार।